नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 की इस विशेष क्लास में। आज हम यूनिट 10 के पार्ट 7 में क्षेत्रीय मिट्टी यानी जोनल सॉइल को बहुत ही सरल परीक्षा उपयोगी तरीके से समझेंगे। यह टॉपिक यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में सीधे प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्षेत्रीय मिट्टी की परिभाषा क्या है। सर्वप्रथम हम देखते हैं, क्षेत्रीय मिट्टी वह मिट्टी है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु और वनस्पति से प्रभावित होकर बनती है। अर्थात यह मिट्टी किसी क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पॉइंट 2 में हम देखते हैं, इन मिट्टियों में मृदा संस्तरों का जैसे ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन तथा आर हॉरिजॉन का पूर्ण विकास होता है। अर्थात मिट्टी अपनी आधारी चट्टानों से विकसित होती है। अतः इसमें हमें ए, बी, सी और आर चारों क्षितिज स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि इस मिट्टी का निर्माण लंबे समय तक चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हुआ है। पॉइंट 3 में हम देखते हैं, इन मृदाओं में जलवायु तथा वनस्पति का प्रभाव सबसे अधिक तथा मातृशिला का प्रभाव सबसे कम होता है। यही कारण है कि अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्षेत्रीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पॉइंट 4 में देखेंगे, इनकी उर्वरता पॉइंट 4 में हम यह देखेंगे कि ये मृदाएं दुनिया के बड़े हिस्से में पाई जाती हैं, क्योंकि जलवायु हर जगह पाई जाती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि क्षेत्रीय मिट्टी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में पाई जाती है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण हमें इसके निर्माण में ही छुपा हुआ मिलता है। दरअसल क्षेत्रीय मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से जलवायु के प्रभाव से ही होता है। जलवायु का अर्थ किसी स्थान का तापमान, वर्षा और आर्द्रता से लिया जाता है, और हम सभी जानते हैं कि जलवायु पृथ्वी के लगभग हर भाग में पाई जाती है। अतः जब जलवायु हर जगह किसी न किसी रूप में भी मौजूद है, तो उसके प्रभाव से बनने वाली क्षेत्रीय मिट्टी भी दुनिया के अधिकांश भागों में विकसित पाई जाएगी। इसी कारण क्षेत्रीय मिट्टी को सबसे अधिक विकसित मिट्टी का प्रकार भी माना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं हम पॉइंट 5 की तरफ। इसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय मिट्टी की उर्वरता जलवायु पर निर्भर करती है। अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय मिट्टी की उर्वरता कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा तथा तापमान अत्यधिक होने से मिट्टी का तेज अपक्षय होता है। इसकी अपेक्षा समशीतोष्ण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रीय मिट्टी की उर्वरता अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे तापमान तथा वर्षा मध्यम होने की वजह से वहाँ पे चट्टानों का अपक्षय थोड़ी कम तीव्र गति से होता है। तो आइए इसे हम पृथ्वी के ग्लोब पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ कर्क रेखा पाई जाती है, तथा 23.5 डिग्री अक्षांश से उत्तर की तरफ ही बढ़ते हुए 66.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा पाई जाती अंटार्कटिक रेखा पाई जाती है। इसके अलावा जब हम 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री पर मकर रेखा पाई जाती है, तथा 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा पाई जाती है। इसी तरह 90 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है, तथा 90 डिग्री अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध पे उत्तरी ध्रुव पाया जाता है। अब यहाँ पे हम यह समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पे क्षेत्रीय मिट्टी की उर्वरता अत्यंत कम होती है। अर्थात इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय मिट्टियाँ अत्यंत कम मात्रा में भी पाई जाती हैं। इसका कारण है कि सूर्य हमेशा विषुवत रेखा पर साल के 12 महीने लंबवत रहता है। सूर्य के लंबवत होने की वजह से यहाँ पे तापमान अत्यंत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तापमान अधिक प्राप्त होने की वजह से इन क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा भी अधिक होती है। अतः जलवाष्प की मात्रा अधिक होने से बादलों का निर्माण भी अत्यंत तीव्र गति से होता है, तथा बादलों का निर्माण होने से वर्षा भी अत्यंत तीव्र पाई जाती है। अतः इसी प्रक्रिया के कारण
यहाँ पे निच्छालन की प्रक्रिया होती है। अतः जब वर्षा का जल अत्यंत तीव्र मात्रा में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, या यहाँ की सतहों पे जब वर्षा का जल अत्यंत तीव्र मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वहाँ पे पृथ्वी की ऊपरी परत में मौजूद पोषक तत्व घुलकर नीचे की परत में चले जाते हैं। अतः ऊपर की मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता क्षेत्रीय मृदा की उर्वरता अत्यंत कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जब हम समशीतोष्ण क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी करके पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान भी कम होता है। तापमान कम होने से जलवाष्प की मात्रा भी कम होती है। अतः जलवाष्प की मात्रा कम होने से बादलों का निर्माण भी कम होता है। तब बादलों का निर्माण कम होने से हम ये कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा भी कम होती है। अतः यही कारण है कि इसके अलावा जब हम देखते हैं कि वर्षा की मात्रा कम होती है तो यहाँ निच्छालन की प्रक्रिया भी कम होगी, और निच्छालन की प्रक्रिया कम होने की वजह से पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्षेत्रीय मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। अतः इस प्रकार हमने ये समझा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय मृदा क्यों कम उपजाऊ पाई जाती है तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में क्षेत्रीय मृदा उपजाऊ क्यों अधिक पाई जाती है। अतः अब इसके बाद हम क्षेत्रीय मृदा के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो आइए जानें। क्षेत्रीय मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 में है पेडाल्फर मृदा, नंबर 2 में है पेडोकल मृदा। अब हम देखते हैं पेडाल्फर मृदा के बारे में। पेडाल्फर शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पेड प्लस अल प्लस एफ ई, जिसे फे भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म हम फेरस के रूप में देखते हैं। यहाँ पे पेड का अर्थ मृदा से लिया जाता है, अल का अर्थ एल्यूमिनियम से लिया जाता है तथा फे का अर्थ फेरस से लिया जाता है, अर्थात लौह से लिया जाता है। अर्थात वह मिट्टी जिसमें एल्यूमिनियम और लौह की मात्रा अधिक हो उसे पेडाल्फर मिट्टी कहा जाता है। यहाँ पे हम इसके परिचय के बारे में देखते हैं। पेडाल्फर मृदा विश्व की प्रमुख आर्द्र क्षेत्रीय मृदाओं में से है। यह मृदा उच्च वर्षा वाले समशीतोष्ण तथा उष्ण क्षेत्रों में विकसित होती है तथा एल्यूमिनियम और लौह की अधिकता इसके नामकरण का आधार है। इसके बाद अब यदि इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझें तो अधिक वर्षा के कारण मिट्टी में तीव्र अपक्षालन होता है। आइए इसे हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा के कारण पानी का जमाव अधिक मात्रा में हो जाता है, क्योंकि वर्षा का पानी ज़्यादा होने के कारण कहीं बाहर नहीं निकल पाता। पानी का जमाव अत्यधिक मात्रा में होने से ऊपर मौजूद कैल्शियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम जैसे तत्व घुलकर नीचे की परत में चले आते हैं। जबकि मृदा के इस ऊपरी परत में एल्यूमिनियम और लौह की मात्रा मौजूद हो रहती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि एल्यूमिनियम और लौह भारी तत्व होते हैं जो वर्षा के पानी के साथ घुलकर नीचे की परतों में नहीं पहुंच पाते, और यही कारण है कि ये मिट्टी की ऊपरी परत में ही रह जाते हैं। इसी प्रक्रिया से पेडाल्फर मृदा का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं पेडाल्फर मृदा की विशेषताओं के बारे में। पेडाल्फर मिट्टी की पहली विशेषता एल्यूमिनियम तथा लौह तत्वों से इसका समृद्ध होना है। अतः हम देखते हैं कि पेडाल्फर मृदा में एल्यूमिनियम और फेरस की मात्रा अधिक होने के कारण इसे पेडाल्फर मृदा कहा जाता है।
अगर हम इसकी दूसरी विशेषता देखें तो इसका निर्माण आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में होता है। यह मृदा 75 से 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं मध्यम मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है, जहां पानी का बहाव अत्यधिक होता है। दरअसल आर्द्र जलवायु का अर्थ होता है जहां वर्षा अधिक होती है और तापमान मध्यम होता है। ऐसे क्षेत्रों के वातावरण में नमी लगातार बनी रहती है। अगर हम इसकी विशेषता 3 पे पहुँचे तो इसमें क्षारीय तत्वों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निर्मित इस मिट्टी में लीचिंग क्रिया के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन जैसे क्षारीय तत्व धुलकर नीचे चले जाते हैं तथा जिससे मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। अब हम विशेषता 4 की तरफ बढ़ें तो क्षेत्रीय मृदा उपजाऊ होती है, क्योंकि क्षेत्रीय मृदा उपजाऊ होती है। इसी के अंतर्गत पेडाल्फर मृदा आती है जो भी अत्यंत उपजाऊ होती है। अब हम इसकी 5 विशेषता पे पहुँचे तो देखें, इसका रंग लाल, पीला या भूरा होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता अत्यधिक होती है। क्योंकि जब वर्षा के जल द्वारा मिट्टी के ऊपर मौजूद सारे पोषक तत्व घुल के नीचे पहुंच जाते हैं तो ऊपरी परत में एल्यूमिनियम तथा फेरस जिसे लौह ऑक्साइड भी कहा जाता है, फेरस जैसे तत्वों की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि ये भारी होते हैं और इन्हीं तत्वों की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यह मृदा लाल, पीली या भूरे रंग की दिखाई पड़ती है। अब हम इसकी विशेषता 6 पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इसमें उत्तम जलधारण क्षमता होती है। पोडोकल जैसी क्षारीय मृदाओं की तुलना में इसकी जलधारण क्षमता बेहतर होती है। विशेषता 7 देखें तो इसके वनीकरण क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, क्योंकि यह घने वन क्षेत्रों में ही विकसित होती है। इसीलिए कई बार फॉरेस्ट सॉइल से भी इसे संबद्ध किया जाता है। इस प्रकार पेडाल्फर मृदा अधिक वर्षा, आर्द्र जलवायु और वनस्पति से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मिट्टी है। अब हम पेडाल्फर मिट्टी के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण मिट्टी पोडजॉल मृदा के बारे में समझेंगे। तो चलिए जानते हैं। पोडजॉल मृदा शीतोष्ण व ठंडे आर्द्र वन क्षेत्रों में बनने वाली अत्यधिक अम्लीय एवं कम उर्वर मिट्टी है। यह मुख्य रूप से शंकुधारी वनों में पाई जाती है। यह पोडजोलाइजेशन नामक प्रक्रिया से बनती है। सरल शब्दों में हम यह कहें तो पोडजॉल मृदा एक ऐसी मिट्टी है जो ठंडी तथा आर्द्र जलवायु मिट्टी है इसके अलावा यह ठंडे तथा आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से शीतोष्ण और ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाने के कारण अत्यंत विकसित अवस्था में होती है। अधिकांशतः हम देखते हैं कि इन मिट्टी के क्षेत्रों में शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं, जैसे पाइन और स्प्रूस। इन वनों की पत्तियां जब भूमि पर गिरती हैं तो उनसे अम्लीय कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, जो मिट्टी के ऊपरी भाग को अम्लीय कर देते हैं। इसी कारण से पोडजॉल मृदा का निर्माण पोडजोलाइजेशन नामक प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आइए जानें पोडजोलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। इसमें कहा गया है कि मृदा निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठंडी व आर्द्र जलवायु में कार्बनिक अम्लों की मदद से मिट्टी की ऊपरी परत से लौह, एल्यूमीनियम और कार्बनिक पदार्थ नीचे की परतों में चले जाते हैं। इसके कारण ऊपरी परत राख धूसर रंग की हो जाती है, जबकि निचली परत गहरे रंग की ही रहती है। तो आइए जानें पोडजोलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जिन भी क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे लीचिंग की प्रक्रिया भी अत्यंत तीव्र गति से होती है, जिसकी वजह से पोषक तत्व घुल के नीचे जाते हैं। अब यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह पोडजोलाइजेशन की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब इस चित्र को ऊपर से नीचे की ओर हम समझेंगे। चित्र के सबसे ऊपर शंकुधारी वन दिख रहे हैं, जैसे पाइन के वृक्ष हैं ये। इन वृक्षों की पत्तियां भूमि पर गिरती हैं और धीरे धीरे सड़ती हैं। इन्हीं पत्तियों के सड़ने से अम्लीय कार्बनिक पदार्थ बनता है, जिसे ह्यूमिक अम्ल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अत्यधिक वर्षा के कारण पानी का जमाव जब अधिक होता है तो यह नीचे की ओर प्रवेश करने लगता है
इस प्रक्रिया में लौह तथा एल्यूमीनियम जैसे पोषक तत्व भी नीचे आ जाते हैं। हालांकि ये भारी होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी अत्यधिक मात्रा में जल का जमाव होता है तथा यहाँ से निर्मित शंकुधारी वनों के वृक्षों से जो पत्तियाँ गिरती हैं उससे निर्मित ह्यूमिक अम्ल के कारण एल्यूमीनियम तथा फेरस भी नीचे की परतों में आ जाते हैं। इन तत्वों के हट जाने के कारण ऊपरी परत हल्के रंग की धूसर या राख जैसी दिखती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम निचली परत में फेरस तथा एल्यूमीनियम जमा होने के कारण निचली परत गहरे रंग या लाल रंग की हो जाती है। अतः ऊपरी परत से तत्वों का हटना और निचली परत में जमना, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ही पोर्जोलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अतः अब इसके बाद हम देखेंगे पोर्जाल मृदा के वितरण के बारे में कि पोर्जाल मृदाएं कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। पोर्जाल मृदा आमतौर पर 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर लगभग 90 डिग्री नॉर्थ तक के अक्षांशों के बीच अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि यह क्षेत्र ठंडी तथा आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ तापमान कम और वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन्हीं क्षेत्रों में शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। तो आइए इसे हम मैप के संदर्भ में समझते हैं कि कहाँ पे कहाँ पे क्षेत्रीय मृदा पाई जा रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं उत्तर अमेरिका को। ये रहा हमारा अलास्का का क्षेत्र। इस तरह बढ़ते हुए हम आगे जाते हैं तो ये से इधर कनाडा का क्षेत्र थोड़ा बीच में पड़ जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये ऐसे होते हुए यहाँ पे पहुँचा दक्षिण अमेरिका के पास। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कैलिफोर्निया के पास से गुजरते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं दक्षिण अमेरिका के पास। तो इसके उत्तर अमेरिका के नीचे दक्षिण अमेरिका पाया जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे इस तरह हमारा दक्षिण अमेरिका भी बन के तैयार हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ। ये रहा हमारा अफ्रीका। ये इस तरह होते हुए ये ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसी से इस तरह ये अरेबियन का इलाका हो गया। इस तरह से हमारा भारत, यहाँ पे हमारा भारत पाया जाता है। तो थोड़ा आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे कुछ होते हुए यहाँ पे अन्य सारे देश भी पाए जाते हैं। बस इसी तरह हम रूस की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे इटली होते हुए ये हमारा यूरोप तैयार हो रहा है। यूरोप के क्षेत्रों से हम होते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं और इस तरह हमारा साइबेरियाई क्षेत्र मिलता है और हमारा एशिया महाद्वीप बन के हो गया तैयार। अब हम यहाँ नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी पाया जाता है, जो सबसे नीचे की साइड में पाया जाता है दक्षिणी भागों में। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया भी बन गया। ये रहा हमारा अफ्रीका। ये हमारा एशिया महाद्वीप और ये यहाँ से ऐसे यूरोप रहा हमारा। और यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये हमारा उत्तर अमेरिका हो गया और ये रहा हमारा दक्षिण अमेरिका। इस तरह हमारा विश्व का मैप बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षेत्रीय मृदाएं कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। इस तरह ये हमारा भारत रहा, थोड़ा उल्टा सीधा बन गया है, बाकी माइंड मत कीजिएगा। बाकी सिर्फ हमें ये जानना है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है।
तो ये कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरते हुए 23.5 डिग्री पर ख़त्म होती है। बस इसी के थोड़ा ऊपर हमारी अंटार्कटिक रेखा भी पाई जाती है 66.5 डिग्री पे। ये रही हमारी अंटार्कटिक रेखा, और इसी अंटार्कटिक रेखा के ऊपर था इधर हमारा ध्रुवीय इलाका पड़ जाता है, और इसी अंटार्कटिक रेखा के ऊपर वाले भाग में समशीतोष्ण क्षेत्र पाया जाता है। अतः अब हम ये समझते हैं कि विश्व में पौड्रॉल मृदा मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका, कनाडा तथा अलास्का के भाग में तथा यूरोप के उत्तरी भाग में, इसके अलावा साइबेरिया क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका, ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका, इसके ये यहाँ पे बीच में कनाडा पाया जाता है, तो यहाँ पर भी क्षेत्रीय मृदा पाई जाती है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं तो ये हमारा अलास्का रहा, यहाँ पर भी क्षेत्रीय मृदा पाई जाती है। तथा यहाँ अगर हम एशिया महाद्वीप में थोड़ा ऊपर की साइड बढ़ें तो यहाँ पे साइबेरिया का क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर भी क्षेत्रीय मृदा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह मृदा उत्तरी यूरोप में, ये रहा हमारा यूरोप, और इसकी उत्तरी साइड में मान लें यहाँ पे, तो इसकी उत्तरी साइड में पूरा क्षेत्रीय मृदा ही पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह मृदा उत्तरी यूरोप के देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन जैसे ठंडे क्षेत्रों में भी पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में पौड्रॉल मृदा मुख्य रूप से साइबेरिया के ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में आर्द्र जलवायु के क्षेत्र सीमित होने के कारण यहाँ पौड्रॉल मृदा बहुत कम पाई जाती है। इस प्रकार मानचित्र में यह स्पष्ट होता है कि पौड्रॉल मृदा का वितरण ठंडी आर्द्र जलवायु तथा शंकुधारी वनों वाले उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, इस तरह हमारा विश्व के मैप में क्षेत्रीय मृदा के वितरण वाला टॉपिक समाप्त होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्षेत्रीय मृदाओं के अंतर्गत पेडाल्फर मृदा का अध्ययन किया, विशेष रूप से पौड्रॉल मृदा के निर्माण, विशेषताओं तथा वितरण को समझा है। अगले भाग यानी पार्ट 8 में हम पेडाल्फर मृदा के अन्य प्रकारों के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।